नमस्कार दोस्तों, 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये 8वां चैप्टर है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। शायद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझिएगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े भी हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन क्या है, इन्वायरमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्ट करता है, यानी कि एक दूसरे से क्या है, अन्योन्य क्रिया, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम इन्वायरमेंट मानते हैं। साधारण भाषा में समझिए, उससे क्या है, मानव क्या है, आसपास की चीज़ें से कैसे इंटरेक्ट करता है उसके बारे में जानना है। उसमें भी हमको विशेष करके क्या जानना है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में आपको जानना है, ठीक है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में जानेंगे। तो ट्रॉपिकल आपको रीजन में क्या आएगा, अमेजन बेसिन आएगा, एंड सब ट्रॉपिकल में क्या आएगा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो थोड़ा इसके आगे हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं, अर्थ को समझते हैं। ध्यान थोड़ा दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये आपका 0 डिग्री आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सनलाइट क्या है, ये 0 डिग्री आपका क्या है, इक्वेटर है। यहाँ मान लेते हैं सन का लाइट जो है जाता है। तो सबसे ज़्यादा सन का लाइट जहाँ मिलता है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 27 डिग्री साउथ जाएंगे, तो उतना आप पिछले कक्षा में आपको देखना पड़ेगा जाके। और तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा हिंदी में कहते हैं। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, कर्क रेखा। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, यानी कि साउथ में इसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक, मकर रेखा। तो सबसे ज़्यादा यहीं पे हमको सूर्य का ताप, आपको सोलर इंसुलेशन आपको मिलता है, यानी कि सूर्यातप या सूर्य का ताप आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, इस रीजन में। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। जो आपको देख रहे हैं यहाँ ट्रॉपिकल रीजन, इसको ट्रॉपिकल रीजन इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो सही बात है, सूर्य का ताप तो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूर्य का ताप आपको 10 डिग्री, यानी कि इसके जितना नज़दीक जो होगा सूर्य का, उसी को सबसे ज़्यादा ताप मिलेगा ना। 10 डिग्री ऊपर यानी कि नॉर्थ, और 10 डिग्री साउथ में जब जाएंगे, 10 डिग्री साउथ में, तो आपको सबसे ज़्यादा ताप मिलेगा। यानी कि देखिए, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक, ध्यान से बिल्कुल देखिए, देख रहे हैं ये, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं, इक्वेटरल या इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं, या इंग्लिश में इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। हिंदी लिख लीजिएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो आप इसको अच्छा से समझ गए, शायद आशा करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटोरियल रीजन समझ गए। अब हम सब ट्रॉपिकल समझते हैं। तो सब ट्रॉपिकल क्या होगा, यानी कि ये आपका यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ये तो आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर है। तो उसके ऊपर जाइएगा, यानी कि यहाँ से ले लीजिए जहाँ पे गर्मी है वो वाला क्षेत्र, यानी कि 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक आप जब जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको सब ट्रॉपिकल। यहाँ न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंडी, ठीक है। आपको सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि हर जगह ऐसा नहीं है। यहाँ 10 डिग्री के आसपास जब जाइएगा, 10 डिग्री से ऊपर है ये, 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, यानी कि 10 डिग्री से 30 डिग्री तक है, ठीक है। ये आपका 10 डिग्री हुआ, ये आपका 30 डिग्री है, समझ में आ गया। तो ये आपका सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय, आपको ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, ये उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अब समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार समझ लीजिए,
ये आपका देख रहे हैं यहाँ सूर्य का ताप जो है बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए उष्मा ज़्यादा मिलता है, तो इसका नाम पड़ गया है क्या, उष्णकटिबंधीय। यहीं तक है, ये उष्णकटिबंधीय हो गया है, ठीक है, यहाँ तक उष्णकटिबंधीय क्या है, ये यही है ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय हिंदी लिखिए, अच्छा लगेगा, उष्णकटिबंधीय, ये उष्णकटिबंधीय है, यानी कि यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा सन का लाइट आपको मिलता है। लेकिन इसमें भी हम क्या समझाए हैं, 10 डिग्री जहाँ है वहाँ पे सन का लाइट जो है सबसे ज़्यादा है। कहाँ, तो देखिए 10 डिग्री मान लेते हैं यहाँ तक है, ये आपका तो 23.5 डिग्री तक है। यहाँ देखिए ये आपका 23.5 डिग्री यहाँ तक आएगा, ये पूरा जो है ये आपका 23.5 डिग्री है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये यहाँ भी देखिए तो यहाँ आपका देखिए 23.5 डिग्री है, ये दोनों देखिए 23.5 डिग्री। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है 10 डिग्री ऊपर, और हम बताए हैं, और 10 डिग्री आपका नीचे, नीचे मतलब साउथ, ऊपर मतलब नॉर्थ। इक्वेटोरियल क्या है, इक्वेटोरियल रीजन है, यानी कि भूमध्य रेखीय, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सन का लाइट जो है इसी को मिलता है। समझ में आया, ये वाला क्षेत्र को, ये 10 डिग्री तक है, इसी को सबसे ज़्यादा मिलता है, देख रहे हैं। तो इसी में आपका जो है ये देख रहे हैं, ये आपका तो है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका है। तो ये साउथ अमेरिका में आपको देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका में ये अमेजन बेसिन, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये आपको इक्वेटोरियल में ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिकल रीजन है। लेकिन इसमें भी आपको जो सबसे ज़्यादा सूर्य का ताप मिलता है उसके बारे में, यहाँ अमेजन रिवर के बारे में आपको पढ़ना है। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में भी पढ़ना है। यहाँ आपको देख रहे हैं ये इंडिया है, यहाँ ये वाला पार्ट इंडिया है। यहाँ जब आइएगा तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो आपका ट्रॉपिकल हो गया, इसके ऊपर जब जाइएगा यह 30 डिग्री तक, तो आपको क्या होगा, 10 डिग्री से 30 डिग्री तक आपको क्या मिलेगा, सब ट्रॉपिकल। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब हमको पूरा आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेजन बेसिन का जीवन कैसा है। लाइफ इन द अमेजन बेसिन क्या है, द अमेजन फ्लो थ्रू हिज रीजन, नोटिस हाउ इट्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि क्या है, पहाड़ों से निकल करके अमेजन रिवर क्या है, बहती है। कहाँ से कहाँ तक, अमेजन रिवर जो है बहती है माउंटेन से, और गिरती कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छा से समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये मान लेते हैं कि आपका अमेजन रिवर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अमेजन रिवर है। पहले समझ लीजिए ये आपको 0 डिग्री इक्वेटर यहीं से पास हुआ है, और 10 डिग्री कहाँ है, ये देखिए 10 डिग्री यहाँ तक है, और 10 डिग्री कहाँ तक है, तो ये सब क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में आता है। ठीक है, ये सब भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय ये रीजन में आता है। ये आपका मेन रिवर क्या है, अमेजन रिवर है। ये वेस्ट में पहाड़ों से होकर के, माउंटेन से होकर के बहती है। ठीक है, तो यहाँ से बहते बहते वेस्ट में क्या है, माउंटेन है, वेस्ट में क्या है, एम लिख देते हैं माउंटेन। तो वेस्ट में माउंटेन से होकर के बहती है और जा करके गिरती कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो इसको हिंदी में अंध महासागर भी कहते हैं, तो उतना हिंदी नहीं चाहिए। और ये क्या है, ईस्ट इधर पड़ता है, तो वेस्ट से निकली और ईस्ट में जाकर के गिर गए। और देखिए ये अमेजन बेसिन के बारे में हमको पढ़ना है, तो अमेजन बेसिन समझते हैं कि अमेजन बेसिन क्या है। ये आपका मेन रिवर हो गया। सहायक नदी समझते हैं, सहायक नदी क्या है कि मतलब एक दूसरे का क्या करता है, ये सब भी हेल्प करता है। ये नदी जो है छोटा छोटी, जितने भी छोटी नदियाँ है, जितना छोटा छोटा नदी है, ये सब आकर के ये बड़का नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये सब जितना कंट्री है, ये सब से निकल करके जो भी रिवर है इस मेन रिवर में आकर के मिल जाती है, जिसको ट्रिब्यूटरी इंग्लिश में कहते हैं, सहायक नदी। तो यहाँ से मान लेते हैं कोई नदी, फिर ये पानी जो है अपना ले गई और इसमें क्या कही, अपना पानी जो है
ड्रेनेज सिस्टम समझिए, यहाँ जाके अब ड्रेन करती है, इसमें जाके गिरा देती है पानी, यहाँ से लाई और मेन नदी जो है उसमें पानी गिरा दी। और क्या होता है, ये सारा मिल करके छोटा छोटा नदी जो है अमेजन रिवर से जाकर के जो मिलती है, ये सारा छोटा नदी और ये मेन रिवर, ये सब मिल करके अमेजन बेसिन का निर्माण करता है। अमेजन बेसिन सिर्फ अमेजन रिवर से नहीं, अमेजन रिवर भी है और छोटी छोटी जितनी भी नदियां हैं वो सब मिल करके क्या है, अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन कहिए तो या जल संग्रहण क्षेत्र कहिए, बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो ये आप समझ गए। फिर देखिए यहाँ इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर के पास जहाँ होगा वो तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगना है। तो अमेजन जो है, अमेजन बेसिन, वे तो इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटर पे क्या है, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा लगता है। ये पूरा इक्वेटोरियल भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। गर्मी होगा, ह्यूमिड नहीं, यहाँ वेट लिखना चाहिए गलती से। तो क्या होगा, गर्म भी होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी आएगा और प्लस जो है नम भी रहेगा मौसम। नम मतलब नमी बढ़ा हुआ रहेगा, तो जिससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता जो है पूरी तरह से आर्द्रता जो है बना हुआ रहता है डे एंड नाइट दोनों में। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है, गर्म और नम है। तो गर्म और नम क्यों है कि मान लेते हैं कि अमेजन बेसिन, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे सन का लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, तो इस रिवर का पानी क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, सन का लाइट यहाँ मान लेते हैं कि सन का लाइट यहाँ पड़ रहा है, तो सन का लाइट पड़ने के बाद क्या होगा कि पानी क्या होगा, वाटर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, हॉट होने के बाद क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण का क्रिया क्या होता है, शुरू हो जाता है, भाप बनने लगता है, वाष्प बनने लगता है। उसके बाद जाकर के क्या करेगा, क्लाउड्स का निर्माण करेगा। ठीक है, पिछली कक्षा में देखिएगा। और क्या होता है, उसके बाद जो है बारिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बारिश होना शुरू हो जाएगा तो वेजिटेशन कैसा होगा, बहुत ही सघन वेजिटेशन होगा, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे होगा। तो हम देखते हैं इसमें, तो देखिए वेदर क्या होगा, हम क्लाइमेट तो समझ लिए, वेदर क्या होगा, वेदर मैंने डे टू डे, रोज रोज क्या क्या होता है वो देख लीजिए। तो डे टू डे क्या होगा, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा, रात में भी गर्मी रहेगा, लेकिन दिन की अपेक्षा गर्मी क्या है, थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो गर्मी जो है डे में बहुत ज़्यादा गर्मी और नाइट में क्या है, इससे थोड़ा सा कम गर्मी रहेगा। इसमें जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ, और नाइट में क्या है, थोड़ा सा गर्मी जो है इसकी अपेक्षा कम है। लेकिन देखिएगा आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी जो है ना, परमानेंट दिन और रात दोनों में सामान्य रूप से बना रहता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दिन और रात में, दिन की अपेक्षा रात में जो है ह्यूमिडिटी कम रहती है, आर्द्रता कम रहती है। तो ये बिल्कुल नहीं, इस सब पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। ह्यूमिडिटी क्या रहता है, ह्यूमिडिटी जो है एकदम बिल्कुल बराबर रहता है, डे एंड नाइट में ह्यूमिडिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ह्यूमिडिटी होगा, यानी कि चिपचिपाहट जो है शरीर में जो है ना, चिपचिपाहट जो है महसूस होता है, चिपचिपाहट जो है, चिपचिपाहट महसूस होता है हमेशा। अच्छा, हम फॉरेस्टेशन के बारे में, यानी कि यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में क्या कहें कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो रेन फॉरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो पेड़ पौधा क्या है, बहुत ही सटा सटा हुआ रहता है पेड़, और इतना घना बड़ा बड़ा पतिया जो है यहाँ पे, बहुत बड़ा बड़ा पतिया जो है रहती है, जिससे क्या होता है कि बिल्कुल एक ब्रांच बन जाता है, एकदम छत की तरह बिल्कुल बन जाता है। तो जिससे क्या होता है, सन का लाइट यहाँ पे आता तो है, लेकिन क्या होता है कि इसके ऊपर जो है पत्ती जो है उस पर वहीं रोक लेता है, ये पत्ता होता है जो ऊपर रोक लेता है आकर के, जितना भी सन का लाइट पड़ा ऊपर क्या हुआ, इतना ना घना है कि नीचे तक नहीं आने देता है सन का लाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश यहाँ नीचे नहीं आता है। तो सूर्य का प्रकाश जब नीचे नहीं आएगा तो क्या होगा, वहीं पौधा उगेगा जो छाया में उगने वाला है।
सब पौधा इसमें नहीं उगेगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर। समझ गए? तो देखिए इसमें देखिए ऑर्चिड ब्रोमेलाइट्स ग्रो एज प्लांट्स पैरासाइट। पैरासाइट मतलब देखते हैं, देखिए ये ऑर्चिड है, ब्रोमेलाइट्स है, जो यहाँ पे ये पैरासाइट्स है। पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी हम किसको कहते हैं, जो क्या है दूसरे परजीवी। यह पौधा जो है पनपता है कि छाया में पनपता है, और परजीवी पौधे आर्किड और ब्रोमेलाइट है, वो क्या है, वो जो मतलब परजीवी पौधा है। परजीवी मतलब दूसरे पर जिंदा रहने वाला पौधा है, उसके बारे में बाद में हम लोग समझेंगे भी। तो क्या है, यहाँ प्राणी जात का भी प्रचुरता, आपको घना जंगल है तो जंगल होगा तो बहुत ज़्यादा जो है क्या है फ्यूना का मिलने का संभावना है। डिफरेंट टाइप का आपको वेराइटी का आपको बर्ड्स मिलेगा यहाँ पे, वेराइटी का जो आपको जो है ना रेप्टाइल्स मिलेगा, स्नेक्स मिलेगा, ये सब जो है ना तरह तरह का कीड़े मकोड़े बहुत तरह का मतलब इसमें आपको मिलेगा। तो इसको देखते हैं। ये देखिए टूकन पक्षी है, ये बड़ी चोंच वाली पक्षी है टूकन, देख रहे हैं इसका कितना बड़ा चोंच है। तो और ये आपका टैपीर है, ये चींटी उटी खाने वाली ये टैपीर है। आगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फ्यूना, देखिए प्राणी जात जो है इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। बर्ड सच एज टूकन्स, टूकन्स के बारे में देखें, लंबा चोंच वाला ये टूकन्स। हमिंग बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विथ देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, मतलब रंगीन पक्षी सब बहुत ज़्यादा। ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया, ठीक है, ये तो समझते होइएगा। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड, मतलब पक्षी जो है बहुत ज़्यादा चहचहाट। तो साधारण सी बात है, डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो है पशु पक्षी तरह तरह का बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो ये तो होगा ही। एनिमल लाइफ, देखिए एनिमल में क्या क्या मिलता है आपको, मंकी मिल जाएगा, स्लॉथ मिलेगा, एंट ईटिंग टैपिड के बारे में देखें, चींटी खाने वाला आर फाउंड हियर। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, देखिए बहुत तरह का रेप्टाइल्स मिलेगा, बहुत तरह का सांप, अनाकोंडा सांप के बारे में जानते होइएगा। इस जंगल में जो है रेप्टाइल्स भी मिलता है, सड़क के चलने वाला। स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। क्रोकोडाइल्स, देखिए मगर मिलता है, स्नेक्स, पाइथन, अनाकोंडा, सबसे ज्यादा देखिए अनाकोंडा पर तो फिल्म बन गया है, बोआ, ये सब जो है यहाँ इस जंगल में मिलता है। सबसे बड़ी चीज देखिए ये पिराना मछली जो है, पिराना मछली फिल्म में देखे होइएगा कि पिराना मछली के बारे में बड़ा चर्चा होता है। ये क्या है, यानी फ्लेश मीट खाने वाली ये मछली है जो अमेजन रिवर में मिलती है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब सबसे पहले तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझे होइएगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है।